नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। यश पैर पटकता हुआ रूम से बाहर निकला और अपने पापा की कार में पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। दीपक और उनकी पत्नी उदास से कार में बैठे थे क्योंकि यश की प्रतिक्रिया देखकर जाने का मन नहीं था। पर बचपन के दोस्त शेखर ने अपने बर्थडे पर सपरिवार बुलाया था। यश ने जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था तो दीपक को गुस्सा आ गया था। उनकी पत्नी ने बेटे को समझाया था, तुम्हें जाना चाहिए यश, ऐसे मिलने जुलने से अच्छा लगता है। आजकल कौन किसको बुलाता है, और तुम्हारे पापा के कौन से बहुत दोस्त हैं। शेखर जी का अभी तो मुंबई ट्रांसफ़र हुआ है। तुम्हारे पापा कितने खुश हैं उनके आने पर। यश गुर्राया था। तो आप लोग एंजॉय करो ना, किसने रोका है। मैं कहीं अपने दोस्तों में जाता हूँ तो इतने सवाल पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किसके साथ जा रहे हो। अब अपने दोस्त के घर जाने पर इतनी खुशी हो रही है तो मेरे जाने पर इतने सवाल क्यों। मैं सबसे ज़्यादा किस बात से परेशान हूँ आपको पता है? उनकी माइक्रो मैनेजमेंट की आदत से। ऑफिस में बॉस, घर में पापा। अब तीनों जा तो रहे थे पर कार में जो अजीब सा सन्नाटा था वह तीनों को दिल को जला रहा था। राधा ने कई बार बात करने की कोशिश की तो यश ने ऐसा जवाब दिया कि उनका दिल रो उठा। दीपक कार चलाते हुए अलग गुस्सा थे कि यश उनके हर सवाल का जवाब उल्टा ही क्यों देता है। अगर वे उसकी चिंता करते हैं, वह कहाँ है, किसके साथ है, पूछने का हक क्यों नहीं है उन्हें। पिता है वे, रास्ता तनाव में ही बीता। शेखर, उनकी पत्नी मालती और उनकी बेटी रिया ने उनका दिल से स्वागत किया। बनारस में काफ़ी साल पहले दोनों दोस्तों का बचपन साथ ही बीता था। अब मुद्दतों के बाद मिले तो दोनों की आंखें भर आई। रिया यश की ही हम उम्र थी। उसने दिल्ली में हाल ही में जॉब ज्वाइन किया था। वह भी शेखर के बर्थडे के लिए आई थी। यश से वह खुश दिली से मिली। यश भी परिचय के बाद मुस्कुराया तो राधा ने चैन की सांस ली। दीपक ने शेखर के लिए लाया गिफ्ट दिया। तभी शेखर के एक और सहयोगी रमन, उनकी पत्नी आरती और उनकी बेटी कोमल भी पहुँचे। सबका आपस में परिचय हुआ। थोड़ी देर बाद शेखर के पड़ोस में रहने वाली मीता, जो रिया की फ्रेंड बन चुकी थी, वह भी आ गई। उसे रिया ने बुलाया था। अब एक रूम में बच्चे बैठ गए, एक रूम में बड़े। सबकी बातों का पिटारा खुल गया था। बीच बीच में मालती दोनों रूम में रिया की मदद से सभी मेहमानों को खाने की चीज़ें सर्व करती रही। युवा बच्चों की बातों के विषय अलग ही होते हैं। कॉलेज, ऑफिस, मूवीज़, म्यूज़िक के बाद की बातें पेरेंट्स पर आ गई। यश 3 लड़कियों के बीच अब तक काफ़ी खुल चुका था। ये जनरेशन दोस्ती में लड़का लड़की का भेदभाव नहीं रखती। यह इस पीढ़ी की खासियत है। यश अब भुनभुना रहा था, यार तुम लोग तो लड़कियां हो। पापा तो मेरे पीछे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे मैं उन्हें बताए बिना ही कहीं चला गया तो मुझे कोई उठा कर ले जाएगा। कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। ऑफिस में ये क्यों नहीं कहा, बॉस से ऐसे बात करनी चाहिए थी। यार हद होती है माइक्रो मैनेजमेंट की। इतने सवाल तो मेरा बॉस भी नहीं पूछता मुझसे। मैं तो अब उनसे कम ही बात करता हूँ। रिया हंस पड़ी। वाह, तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा है। यार मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, अकेली सब मैनेज कर लेती हूँ, आराम से चैन से रहती हूँ। पर पापा वहाँ भी फ़ोन करके रोज़ पूछते हैं कि बेटा घर पहुँच गई ना, रात में बाहर तो नहीं हो। एक दिन गलती से बोल दिया था कि मूवी देखने आई हूँ फ्रेंड्स के साथ, 12 बजे तक पहुँच जाऊँगी। क्या बताऊँ, पापा ने हद कर दी। जब तक घर नहीं पहुँची फ़ोन पर ऑनलाइन ही थे, सोए भी नहीं थे। और यहाँ आई हूँ तो यहाँ तो सवाल ही नहीं ख़त्म होते। इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कितनी बार कह चुकी पापा को
कि आप भी चैन से जियो और मुझे भी जीने दो। पर कोई फ़ायदा नहीं। बेकार के सवाल, बेकार की चिंता में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। थैंक गॉड मम्मी कूल है, उनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वह समझ जाती है। रिया ने कोमल से हंसते हुए पूछा, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ पेरेंट्स का माइक्रो मैनेजमेंट कैसा चल रहा है? मम्मी या पापा? कैसे आदत है हर समय सवाल पूछने की? कोमल ज़ोर से हंसी। यार हम सब तो एक ही कश्ती में सवार हैं, मतलब हम सबकी प्रॉब्लम एक ही है, पेरेंट्स की माइक्रो मैनेजमेंट की आदत। क्यों? इनकी लाइफ में बस हमारी ही बातें हैं। मैं तो घर में बचती घूमती हूँ दोनों से। छोटी बहन घर में ज़्यादा रहती है, वह फंस जाती है। कहकर कोमल हंस पड़ी। उसकी बात पर यश ने भी ठहाका लगाया। मतलब तुम्हारी बहन पर है सारा लोड। सब खूब हंसने लगे। मीता बस शांत सी मुस्कुराती रही। खान पीने के दौरान मीता बस हाँ ही करती रही थी। कोमल ने आखिर पूछ ही लिया, मीता तुमने तो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मीता के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर कहना शुरू किया, तुम सब नए दोस्तों से मिलकर मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त कम ही हैं। हमारे घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही हैं। बचपन में ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी। आज तुम लोगों की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे अफसोस हुआ कि तुम लोग अपने पापा का मजाक उड़ा रहे हो। मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ मैं तरसती रह गई कि काश मेरे पापा होते, मुझसे दसियों बातें करते, हज़ारों सवाल पूछते। मैं कहीं जाती तो मेरी चिंता करते। मेरी मम्मी जॉब करती है, उनके पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं बचती कि हर समय मेरे बारे में सोचे। वे कुछ गुस्सैल और आत्मक्रोधित भी है। मुझे तो लग रहा है कि तुम सब लोग कितने लकी हो। अभी मैं यहाँ हूँ, मेरी मम्मी को पता भी नहीं, और वह जब तक अपने काम से फ्री नहीं होंगी तब तक उन्हें ध्यान भी नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ। तुम लोगों को आसानी से जो मिल गया है उसकी कदर नहीं कर रहे हो। एक पिता के बिना ज़िंदगी क्या होती है तुम्हें नहीं मालूम। मीता का स्वर रूंध गया। वे लोग तुम लोगों की चिंता करते हैं, तभी तो इतने सवाल पूछते हैं। एक पिता की सुरक्षा, स्नेह भरे हाथ को तुम लोग माइक्रो मैनेजमेंट कह रहे हो। उन्होंने तुम्हें जीवन की हर सुख सुविधा दी। आज तुम लोग बड़े हो गए तो तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं। उन्हें फिर क्या मिल गया इतने साल अपने जीवन के रात दिन तुम्हें देकर? क्या तुम लोग जैसी ही होती हो वैसे संतानें जिनके कारण वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। रिया, तुम दिल्ली जैसे शहर में रात को 12 बजे रहोगी तो किस पिता को चिंता नहीं होगी? तुम्हारी चिंता में वे जागते रहे, उनका क्या फ़ायदा हो रहा था? उल्टा उनको तो हेल्थ पर ही असर हो रहा होगा ना। यश, तुम्हें अंकल लड़कियों की तरह चिंता कर सवाल पूछते रहते हैं। सोचो उनका मन तुम्हारे लिए कितना कोमल है। और ये सवाल कई बार बात करने के बहाने भी होते हैं। क्या ये पता है तुम्हें, मैं घर में तरस कर रह जाती हूँ कि कोई हो जो मुझसे कुछ तो पूछे। यश, रिया और कोमल दम साधे मीता की गंभीर उदास आवाज़ में खोए थे। मीता ने फिर कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, किसी भी पिता का अपमान सह नहीं पाती। पिता के बिना जीवन बिताया है, इसीलिए जानती हूँ कि पिता की कमी का दुख क्या होता है। कोई लाड उड़ाने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम को सुलझाने वाला नहीं। तुम लोग रिस्पेक्ट दो अपने पापा को प्लीज़। जब सब ज़रूरतें पूरी हो चुकी तो उनका अपमान मत करो प्लीज़। उन तीनों के चेहरे शर्मिंदगी से भर गए थे। तीनों चुप बैठे थे। मीता की बातों ने बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरे कमरे में बड़े अपनी महफिल में व्यस्त थे। राजनीति, मौसम, परिवार, नौकरी के बाद आजकल के बच्चों के व्यवहार पर बात आकर रुक गई। दीपक का चेहरा उदास हो गया। शेखर ने टोका, मुंह क्यों लटक गया तेरा? एक ठंडी सांस भरी दीपक ने और कहा, बच्चों का तो बात करने का मन ही नहीं होता। उन्हें अब कुछ और कह नहीं सकते, कुछ पूछने पर गुर्राते हैं। रमन ने भी कहा, पता नहीं कैसी हवा चली है,
बड़ों की हर बात बुरी लगती है उन्हें, हर बात पर चिढ़ जाते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहना क्या स्वाभाविक नहीं है? दीपक ने कहा। यश के चारों तरफ ही सोचता रहा हमेशा, उसे कोई तकलीफ ना हो कभी, यही कोशिश रही। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए कुछ गलती आप लोगों की भी है। आप उन्हें बहुत बांध कर रखना चाहते हैं। उन्हें कुछ स्पेस की ज़रूरत रहती है जो आप देते नहीं और बात बिगड़ जाती है। दीपक भाई साहब, मुझे शेखर ने आपके परिवार की स्थिति बताई है। आपको घर में इतना संरक्षण नहीं मिलता, तो आपने सोचा होगा जो मुझे नहीं मिला मैं अपने बेटे को दूंगा, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। अब आपने उसके चारों तरफ जो अपने प्यार और सुरक्षा का घेरा कस रखा है, उसे थोड़ा ढीला कीजिए। ये आज के बच्चे हैं, आपने उन्हें पढ़ा लिखा दिया, बहुत है। अब उन्हें बाकी काम अपनी मर्ज़ी से करने दीजिए। उन्हें कोई ज़रूरत होगी तो वे आपके पास ही आएंगे। अपने सवाल कुछ कम कीजिए। राधा ने भी सहमति जताई। हाँ, ठीक कहा मालती, दीपक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। चिढ़ जाता है यश इतने सवालों से। कई बार वो भी गलत होता है, पर बहुत ज़्यादा टोका टाकी आज के बच्चे भला पसंद करेंगे? मालती ने कहा। हाँ पता है, फिर भी होता क्या है कि रिया मुझे दिल्ली से सब बता देती है कि वह कहाँ है, और बोलती है कि पापा को नहीं बताना, क्योंकि मुंबई में बैठकर वे अलग तरह से सोचते हैं और मेरा दिल्ली का जॉब और बाकी रूटीन उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। अकेली रहती हूँ, सब मैनेज कर ले रही हूँ। अपनी सेफ्टी का भी ध्यान है मुझे, बस पापा को समझाना मुश्किल है। आप समझ जाती हैं, इसीलिए आपको सब पता ही है कि मैं कहाँ हूँ। अब बताओ, बच्चों को किसी पेरेंट्स से छुपाना क्यों पड़े? क्यों वह मुझे सब बता देती है और इनसे ना बताने के लिए कहती है? मतलब माँ बेटी मिली हुई है कहकर शेखर मुस्कुराए। रमन हंस दिए। लो देखो, हम पिता तो विलन बनकर रह गए। भाई, क्या सच में हमें ही सुधरना है? शेखर ने कहा। देख दीपक, तू अपने जीवन की बीत चुकी बातों को एक किनारे रख दे। तेरे शराबी पिता और मतलबी रिश्तेदारों के अनुभवों का बोझ तू यश के ऊपर मत डाल। हर समय उसके सिर पर सवार मत रह। मुझे तो वह बहुत समझदार लगा। जीने दे उसे, गलती करेगा तो खुद समझ आ जाएगी। जो समय सिखाता है उसे कोई और नहीं सिखा सकता। शायद हम सबको यह समझ ही लेना चाहिए कि बच्चों को जब स्नेह एक बंधन लगे तो उन्हें कुछ आज़ाद होकर जीने का हक दिया जाए। सबने सहमति में गर्दन हिला दिया। आरती ने कहा, और सालों पहले का अपना ज़माना भी तो याद करें हम। क्या हमें बेवजह पेरेंट्स की टोका टाकी अच्छी लगती थी? क्या हम नहीं जानते थे कि अनुमुक्त रूप से जिएं? इतने में रिया कमरे में आई। पूछा, मम्मा आप सबके लिए चाय बना लूं? हाँ बेटा। मालती को बेटी का ऐसे पूछना अच्छा लगा। किचन से बच्चों की आवाज़ें आने लगी। सब साथ ही थे। सब बड़ों को बच्चों के कहे कहे अच्छे लगे रहे थे। अचानक माहौल बदल गया था। मीता ट्रे उठाए बड़ों के कमरे में ही चली आई। मेरा आप सबके साथ ही बैठकर चाय पीने का मन है। हम आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं ना? अरे नेकी और पूछ पूछ, आओ आओ, शेखर ने कहा। बड़े दोस्ताना से माहौल में चाय पी गई। दोनों पीढ़ियों के मन का बोझ आपस के में बातें करके कम हो गया था। मीता ने कहा, आप लोग जब भी रिया के घर आए मुझे ज़रूर बताना, मैं आप सबसे फिर मिलते रहना चाहती हूँ। यश ने कहा, बिल्कुल, अब तो हमारे पास सबके फ़ोन नंबर हैं ही, हम बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे। दीपक ने कुछ हैरानी से यश को देखा। कहा, तुम आओगे हमारे साथ? तुम तो आज ही गुस्से में आए थे। यश शरारत से मुस्कुराया। और मैंने कब कहा कि आपके साथ ही आऊँगा? तो मिलूँगा, हम तो कभी भी कहीं भी मिल लेंगे। क्यों दोस्तों? दीपक ने ज़ोरदार ठहाका लगाया। बहुत अच्छा, जहाँ मन हो वहाँ मिलना। यश आज पिता की इस हंसी पर बड़ा खुश हुआ।
उसने मीता को आंखों ही आंखों में थैंक्स कहा। मीता मुस्कुरा दी। फिर जल्दी जल्दी मिलते रहने के वादे के साथ सब अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। वापसी के सफ़र में राधा को दृश्य पूरी तरह बदला हुआ लगा। यश ने आगे बैठने की जिद की, जिससे वह अपनी पसंद के गाने लगाकर सुनता हुआ जाए और साथ साथ पापा से बातें भी कर सके। दीपक के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। सब कुछ बदला हुआ था। सबने आज बातों ही बातों में बहुत कुछ सीखा और महसूस कर लिया था। राधा को आज यही लगा था कि कितना ज़रूरी होता है आपस में बैठकर सुख दुख बांटना, जो दुर्भाग्यवश आज के जीवन में घटता जा रहा है। यश मन ही मन मीता को याद कर रहा था, जिसने उसे बताया था कि पिता की चिंता माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, यह उनका प्यार, उनकी फिक्र है और वह उन्हें पाकर गर्व महसूस करेगा। उनके सवालों पर कभी नाराज़ नहीं होगा।